हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। हाँ, आपको पता है कि हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। यूपीएससी 2024 की हम तैयारी कर रहे हैं, सॉरी 2025 की हम तैयारी कर रहे हैं। तो ये हमने एनसीईआरटी की सीरीज शुरू की हुई है। और तो आज का जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम क्या है, फेडरलिज्म। इससे पहले हमने पावर शेयरिंग जो चैप्टर है उसके बारे में देखा कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, क्यों एक देश अगर पावर शेयरिंग को मानता है, जिसको बेल्जियम कहते हैं, एक बेल्जियम कंट्री है, इसने पावर शेयरिंग का इंपॉर्टेंस को समझा, इसको माना, तो इसको क्या क्या फायदे हुए। और एक वहीं पे एक श्रीलंका एक कंट्री है, उसने पावर शेयरिंग के इंपॉर्टेंस को नहीं समझा, उसने उसके बारे में नॉलेज नहीं लिया, तो आज उसका हाल क्या है। तो ये ओवरव्यू जो हमने इस चैप्टर में देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि फेडरलिज्म होता क्या है। फेडरलिज्म, लेट अस गो बैक टू द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन बेल्जियम और श्रीलंका दैट वी सॉ इन द लास्ट चैप्टर में हमने देखा। हमको याद होगा कि वन ऑफ द की चेंजेस मेड वो बना था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम में, जो इन्होंने रिड्यूस किया, क्या रिड्यूस किया, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये उन्होंने अपने पावर किसको दिया था, रीजनल गवर्नमेंट को पावर दिया था। तो रीजनल गवर्नमेंट एग्जिटेड इन अ बेल्जियम इवन अर्लियर। रीजनल गवर्नमेंट जो था बेल्जियम में पहले से ही था, लेकिन जो उनके रोल्स थे, उनके जो पावर थे, वो नहीं थे। और ये सब जो है पावर, वो गवर्नमेंट को वेर गिवन टू द गवर्नमेंट, कुड बी विड्रॉन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या है, पहले से ही पावर थी, तो वो कभी भी क्या कर सकती है, विड्रॉ भी कर सकती थी। ये द चेंज ने डेट टू प्लेस कब, 1993 में उसने, ठीक है। और दैट रीजनल गवर्नमेंट वेर गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, मतलब पहले सेंट्रल के पास तो पावर थी, लेकिन अब तो कभी भी ले सकती थी। लेकिन रीजनल वालों का क्या होता है, तो रीजनल वालों का क्या हुआ कि रीजनल वालों का जो पावर है वो कहाँ मेंशन कर दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कर दिया गया कि आपको ये पावर मिलेगी ही मिलेगी। अब कॉन्स्टिट्यूशन में पावर मेंशन हो गया तो वो नहीं हो सकता, वो क्या लॉन्गर टाइम तक चलेगा। Thus, Belgium shifted from a unitary to a federal form of government. तो पहले गवर्नमेंट कैसी थी, पहले थी गवर्नमेंट यूनिटरी, अब क्या हो गई, अब फेडरल गवर्नमेंट हो गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये, हाँ, टोटल 192 कंट्रीज है पूरे वर्ल्ड में, 192 कंट्रीज, जिसमें से सिर्फ 25 कंट्रीज हैं जो फेडरलिज्म को, फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम को अपना के रखी हुई है। ये जितने भी डार्क कलर्स हैं, ये सब फेडरल कंट्रीज हैं, जितने भी डार्क हैं, ठीक है। श्रीलंका continues to be for all practical purpose a unitary system where the national government has all the power. श्रीलंका ने क्या किया, उसी प्रैक्टिस पर्पज को चालू रखा, यूनिटरी सिस्टम को चालू रखा, जहां नेशनल गवर्नमेंट के पास ही सारे के सारे पावर थे। तमिल लीडर्स वांट, क्या चाहते थे कि श्रीलंका टू बी अ फेडरल सिस्टम। तमिल लीडरों का मानना था, जो तमिल लीडर्स थे उनका मानना था कि हमें एक फेडरल गवर्नमेंट मिले, क्योंकि फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ अ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। फेडरलिज्म क्या करता है, फेडरलिज्म एक काम करता है कि भाई सेंटर के पास तो पावर है ही, लेकिन पावर कुछ जो वहाँ के रीजनल्स हैं, जो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जिनसे वो देश बना हुआ, जिनके अंदर वैसे लोग रहते हैं, वो पावर क्या होता है, डिवाइड होता है। यूजुअली फेडरल हैज अ टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल के पास माना जाए तो दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है। One is the government for the entire country and that usually responsible for a few subjects of common nation interest. एक पावर होता है जो पूरे देश के लिए होता है, जो कुछ सब्जेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिससे देश का हित हो रहा हो, वही पावर सिर्फ सेंट्रल के पास होता है। और एक अदर गवर्नमेंट होता है जहाँ पे प्रोविंस, क्योंकि प्रोविंस में क्या अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, स्टेट में क्या अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, अलग अलग टाइप के कल्चर के लोग रहते हैं, अलग लैंग्वेज बोल रहे होते हैं, तो उनकी जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें होती हैं, उनको संभालने के लिए वो पावर कैसे वो हैंडल करेंगे वो स्टेट, उसके रिलेटेड उनके पास पावर होता है। बोथ दिस लेवल ऑफ गवर्नमेंट एंजॉय करती है अपनी पावर, और स्वतंत्र होते हैं अपने अपने इंटरेस्ट को संभालने के लिए, ठीक है। इन दिस सेंस, इस सेंस में फेडरेशन जो है कॉन्ट्रास्टेड है विथ यूनिटरी गवर्नमेंट। इस सेंस में फेडरेशन जो है कॉन्ट्रास्टेड है, किसके साथ कॉन्ट्रास्टेड है, यूनिटरी गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रास्टेड है। अंडर यूनिटरी सिस्टम क्या होता है, आइदर देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और द सब यूनिट ऑफ सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होता है, जैसे कि यूनिटरी गवर्नमेंट है, इसमें क्या होगा, यूनिटरी गवर्नमेंट सिंपल होगी, या तो एक के पास ही सारा का सारा पावर होगा, या इसके ही छोटे छोटे सब ऑर्डिनेट होंगे, इसके रिलेटेड ही सब होंगे, इनके में ही पावर डिवाइड हुआ होगा।
लेकिन जो द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास एन ऑर्डर टू द प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगा कि प्रोविंशियल में या लोकल गवर्नमेंट में कैसे टाइप के रूल्स, कैसे टाइप के नियम चलेंगे। लेकिन फेडरल सिस्टम में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग, कुछ लिस्ट दी गई होती है। वो फेडरल सिस्टम में क्या होता है कि फेडरल सिस्टम जब आ जाता है तो कुछ लिस्ट पे सेंट्रल जो गवर्नमेंट होती है वो अपना ऑर्डर नहीं दे सकती। स्टेट गवर्नमेंट हैज द पावर ऑफ इट्स ओन फॉर विच इट इज नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होती है, आंसरेबल नहीं होती है, जस्ट सेकंड, आंसरेबल नहीं होती है, कोई भी वो अपने हित के लिए डिसीजन ले रही हो तो। बोथ दिस गवर्नमेंट आर सेपरेटली आंसरेबल टू द पब्लिक, लेकिन किसके लिए आंसरेबल होती है, वहां के लोगों के लिए, जो लोगों ने उनको चुना होता है उनके लिए। देखिए कुछ की फीचर्स देखते हैं फेडरलिज्म की। देयर आर टू मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है, ठीक है, डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट जो गवर्न करती है सेम सिटीजन को, डिफरेंट टीयर्स होते हैं गवर्नमेंट के गवर्न करने के सेम सिटीजन, बट ईच टीयर जो है उसकी खुद की कुछ जुरिडिक्शन होती है, उसके कुछ लेजिस्लेशन होते हैं, कुछ टैक्सेशन होते हैं, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं। ये जो जुरिडिक्शन है ऑफ द रिस्पेक्टिव लेवल ऑफ टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट, ये कहाँ स्पेसिफाइड है भाई कि तुम्हें ये जुरिडिक्शन मिलेगा, ये टीयर्स के गवर्नमेंट को कहाँ पे है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया हुआ है। सो द एग्जिस्टेंस एंड ऑथोरिटी ऑफ ईच टीयर गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड, गारंटी दिया जाता है कि भाई आपके पास इतनी ही अथॉरिटी, आपको इसी अथॉरिटी के अंदर आपको काम करना है। और ये कहाँ पे है, ये कौन गारंटी करता है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा गारंटी करता है। द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिटरली चेंज बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। जो कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल प्रोविजन है वो ऐसा नहीं है कि भाई कोई भी गवर्नमेंट है उसने उसको चेंज कर दिया, वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट से कभी भी चेंज नहीं हो सकता। ऐसे कुछ चेंजेस के लिए कंसेंट चाहिए बोथ द लेवल ऑफ गवर्नमेंट, जैसे कि मुझे स्टेट में कुछ बदलना है तो ये नहीं कि कल कोई सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने चेंज कर दिया ना, सेंट्रल की भी मंजूरी चाहिए, स्टेट की भी मंजूरी चाहिए, तभी वो कुछ ना कुछ चेंज कर पाएंगे। कोर्ट्स हैव द पावर, कोर्ट के पास पावर है कि वो इंटरप्रेट करेगा क्या कॉन्स्टिट्यूशन में, एंड द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, कोर्ट के पास भी पावर दिया गया है कि अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन उनके डिफरेंट लेवल ऑफ पावर पे इंटरप्रेट करेगा। द हाईएस्ट कोर्ट एक्ट एज एन एम्पायर इफ डिस्प्यूट अराइज बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अगर डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में कुछ डिस्प्यूट होता है तो जो हाईएस्ट कोर्ट होता है उस वो एक एम्पायर की तरह काम करता है और वो अपने पावर को क्या करेगा, अपने पावर को लागू करेगा। सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू एंश्योर फाइनेंशियल ऑटोनोमी। जो रेवेन्यू का जो सोर्स है ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट का वो क्लियरली इंश्योर किया जाता है ताकि फाइनेंशियल ऑटोनॉमी रहे। ये ना कि स्टेट जो है फाइनेंस के लिए सेंटर पे डिपेंड है और सेंटर स्टेट पे डिपेंड है, ऐसा नहीं होता। ये जो फेडरल सिस्टम है दस है जो ड्यूअल ऑब्जेक्टिव होते हैं, इनके पास क्या होता है, ड्यूअल ऑब्जेक्टिव होता है, टू सेफगार्ड एंड प्रोमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री। मतलब ड्यूअल ऑब्जेक्टिव क्या, सेफगार्ड करना और प्रोमोट करना, क्या प्रोमोट करना, एकता को प्रमोट करना, कहाँ पे, कंट्री में। वाइल एट द सेम टाइम एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, एकोमोडेट करते हैं मतलब संभाल के रखते हैं क्यों रीजनल डाइवर्सिटी को भी। देयर फॉर दो एस्पेक्ट है आर क्रूशियल फॉर द इंस्टीट्यूशन एंड प्रैक्टिस फॉर फेडरलिज्म। मतलब दो एस्पेक्ट हो जाते हैं यहाँ पे, क्रूशियल किसके लिए, एक इंस्टीट्यूशन के लिए और एक फेडरलिज्म की प्रैक्टिस के लिए। गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल शुड एग्री टू सम रूल्स। जो डिफरेंट लेवल की जो गवर्नमेंट होती है उनको क्या कुछ लेवलों पे कुछ रूल्स के रिलेटेड, पावर शेयरिंग के रिलेटेड उनको एग्री होना पड़ता है। दे शुड ऑल्सो ट्रस्ट दैट ईच विल बी अबाइड बाय इट्स पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट। उनके जो भी एग्रीमेंट होते हैं वो उससे उनके उस एग्रीमेंट उन पर भरोसा रखना पड़ता है। एक आइडियल फेडरल सिस्टम के दोनों एस्पेक्ट होते हैं, म्यूचुअल ट्रस्ट और एग्रीमेंट टू लाइफ टुगेदर। म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए और जो एग्रीमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही उनको चलना चाहिए। द एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट वेरीज करता है एक फेडरेशन से दूसरे फेडरेशन में। ये जो बैलेंस है डिपेंड करता है किस पे, डिपेंड करता है ऑन हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट जिसमें फेडरेशन फॉर्म हुआ हो। देयर आर दो काइंड ऑफ रूट होते हैं जिसके थ्रू हम फेडरेशन को फॉर्म करते हैं। फर्स्ट, इसमें इन्वॉल्व होता है इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म द बिगर यूनिट। मतलब फेडरलिज्म फॉर्म करने का एक इम्पोर्टेंट है कि बहुत सारे इंडिपेंडेंट स्टेट्स है, ठीक है, ये एक साथ आएंगे और एक कंट्री बनाएंगे और म्यूचुअली रहेंगे, so that by pooling sovereignty and retaining their identity they can increase their security also। इस टाइप को कमिंग टुगेदर फेडरेशन इंक्लूड्स यूएसए है, स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, ऐसे टाइप के।
फर्स्ट कैटेगरी ऑफ फेडरेशन में ऑल कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट यूजुअली हैव इक्वल पावर एंड स्ट्रॉन्ग वाइस वर्सा फेडरल गवर्नमेंट। सेकेंड रूट में क्या होता है, लार्ज कंट्री डिसाइड करती है कि टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट। दूसरे में क्या होता है कि पावर का डिवीजन हो जाता है, किसके बीच में, स्टेट के बीच में और नेशनल गवर्नमेंट के बीच में। जैसे कि इंडिया हुआ, स्पेन हुआ, बेल्जियम हुआ, ये एग्जाम्पल है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। तो इन दिस सेकेंड कैटेगरी द सेंट्रल गवर्नमेंट tends to be more powerful vice versa state. Very often, different constitution unit of the federation have unequal power. Some unit are granted a special power. कुछ unit के पास special power होती है. What makes India a federal country? We have earlier seen how a small country like Belgium or Sri Lanka ने बहुत सारे प्रॉब्लम फेस किया और मैनेज किया अपने डाइवर्सिटी को, मतलब अपनी डाइवर्सिटी को मैनेज करने के लिए क्या क्या उन्होंने प्रॉब्लम फेस किया। और भी बहुत सारे वास्ट कंट्री जैसे इंडिया जहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेज है, रिलीजन बहुत ज़्यादा, रीजन्स बहुत ज़्यादा है। What are the power sharing arrangement in our country? हमारे कंट्री में कैसा है? Let us begin with the constitution. India had emerged एक इंडिपेंडेंट बॉडी नेशनल आफ्टर बहुत सारा पेनफुल और ब्लडी पार्टीशन के बाद हमको ये इंडिपेंडेंट मिला। सून आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने हमारे पास प्रिंसली स्टेट्स थे जो कंट्री के पार्ट बन गए थे। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ने डिक्लेयर किया इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ऑल्दो डिड नॉट यूज अ वर्ड ऑफ फेडरेशन। हमने फेडरेशन का वर्ड यूज नहीं किया, हमने क्या, हम यूनियन ऑफ स्टेट्स थे। इंडियन यूनियन जो है बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। Let us go back to seven feature of federalism mentioned above. We can see that all these country feature apply to the provision of Indian Constitution. जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइड करता है दो टियर ऑफ गवर्नमेंट, एक यूनियन और व्हाट वी कॉल सेंट्रल गवर्नमेंट जो रिप्रेजेंट करता है यूनियन ऑफ इंडिया को, और दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट। लेटर हमारे पास थर्ड टियर ऑफ फेडरलिज्म वाज एडेड इन द फॉर्म ऑफ पंचायत और म्यूनसिपालिटी, ये भी हमें ऐड हुआ है तो थर्ड ईयर ऑफ ये भी हो जाता है। एज इन एनी फेडरेशन दिस कंट्री टीयर एंजॉय सेपरेट जुरिडिक्शन, जो है जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली प्रोवाइड करता है थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि लेजिस्लेटिव पावर हुआ किसके बीच में, यूनियन के पास भी है और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी है, इसीलिए इसको कंटेंट करते हैं थ्री लिस्ट। एक यूनियन लिस्ट होता है, यूनियन लिस्ट जिसमें नेशनल की इंपॉर्टेंस जैसे कि डिफेंस के रिलेटेड काम हुआ, और फॉरेन अफेयर्स हुआ, बैंकिंग हुआ, कम्युनिकेशन हुआ, करेंसी हुआ, इन सब पे कौन डिसीजन लेता है, यूनियन डिसीजन लेता है। दे आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट बिकॉज ये यूनिफॉर्म पॉलिसी है, इस पे पूरे कंट्री डिपेंड रहती है। तो ये जो यूनियन गवर्नमेंट है इस पे अकेले इस पे लॉ बना सकती है, इस सब्जेक्ट जो भी यूनियन के रिलेटेड में आता है। एक होता है स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट में जैसे कि लोकल इंपॉर्टेंस दिया, जैसे पुलिस का हुआ, वहाँ पे ट्रेड कैसे होगा, वहाँ पे कॉमर्स कैसे होगा, वहाँ पे एग्रीकल्चर कैसे किया जाएगा, इरीगेशन कैसे किया जाएगा। तो ये सब क्या है, एक स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है। इस पे सिर्फ स्टेट अकेले डिसीजन ले सकता है क्योंकि ये स्टेट लिस्ट के अंदर आ रहा है, इस पे सेंट्रल या यूनियन कोई नहीं आएगा। एक होता है कॉन्करेंट लिस्ट, इसमें कॉमन इंटरेस्ट होता है, यूनियन भी होती है एज वेल एज स्टेट भी होता है, लेकिन जैसे कि एजुकेशन कैसे होना चाहिए, फॉरेस्ट को कैसे बचाना है, ट्रेड यूनियन कैसे होना चाहिए, शादी करने का क्या रूल होता है, अडॉप्शन करने का क्या रूल होता है, कैसे सक्सेशन होना चाहिए, बोथ यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट को इस पे रूल बना सकते हैं। इफ देयर लॉ कॉन्फ्लिक्ट, अगर कभी इन इन सब मैटर पे अगर कभी लॉ कभी झगड़ा होता है, मतभेद होता है, तो ये जो लॉ है यहाँ पे यूनियन जो गवर्नमेंट कहेगी वो यहाँ पे ज्यादा माना जाएगा। व्हाट अबाउट सब्जेक्ट दैट डू नॉट फॉल इन अदर थ्री लिस्ट? अब ऐसे कुछ सब्जेक्ट होंगे जो यूनियन स्टेट और कॉन्करेंट में ना आता होगा, तो उस पे क्या होगा, तो ये जैसे सब जैसे लक्सो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आया आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वॉर में, अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन यूनियन गवर्नमेंट हैज द पावर टू लेजिस्लेट ऑन द रेसिड्यूरी सब्जेक्ट। दूसरा हो जाता है रेसिड्यूरी सब्जेक्ट जो पहले नहीं था अब आया। वी नोटेड अबव दैट मोस्ट फेडरेशन दैट आर फॉर्म्ड बाय होल्डिंग टुगेदर डू नॉट give equal power to its constitutional limit, नहीं दिया है equal power, thus all states in Indian Union do not have identical power. some states enjoy करते हैं special status जैसे कि जम्मू कश्मीर जो अब शायद अब नहीं है। many provision of the Indian constitution are not applicable to the state, मतलब बहुत सारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजन है इन सब स्टेट पे अलाउ नहीं किया जाता है, क्योंकि वहाँ के जो स्टेट जब तक वहाँ के अप्रूवल नहीं देगी तब तक वो अप्लाई नहीं किया जाएगा। इंडियंस हु आर नॉट परमानेंट रेसिडेंट ऑफ दिस स्टेट कैन नॉट बाई, वो वहाँ पे जमीन नहीं खरीद सकते, वहाँ पे घर नहीं कर सकते। सिमिलरली जो स्पेशल प्रोविजन जो है एग्जिट फॉर सम अदर स्टेट ऑफ इंडिया एज वेल, ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं। देयर आर सम यूनिट ऑफ इंडियन यूनियन विच एंजॉय वेरी लिटिल पावर, these are area where
which are too small to become independent state but which could not be merged with any existing state. ये एरिया जैसे चंडीगढ़ हुआ, लक्षद्वीप हुआ, कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली हुआ, ये सब यूनियन टेरिटरीज कहा जाता है। ये जो टेरिटरीज है, ये पावर डू नॉट हैव द पावर ऑफ स्टेट, इनके पास स्टेट की पावर नहीं है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके पास स्पेशल पावर है इन एरिया को चलाने के लिए। ये जो शेयरिंग है बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का, ये बेसिक स्ट्रक्चर है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। ये इजी नहीं होता कि कोई भी इसके जो अरेंजमेंट में कोई भी चेंजेस किया जाए। पार्लियामेंट कैन नॉट ऑन इट्स ओन चेंज नहीं कर सकती। एनी चेंज जो भी होगा पहले पास होगा दोनों हाउसेस में एटलीस्ट 2/3 मेजोरिटी से, उसके बाद इसको रेटिफाइड किया जाएगा। जो टोटल स्टेट्स होते हैं उसका आधा एटलीस्ट हाफ जो लेजिस्लेचर है उसको रेटिफाइड करेगा, तभी ये बिल पास होता है अगर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो। यहाँ पे जुडिशरी जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन या फिर प्रोसीजर बनाया जाता है या फिर कुछ इनको इम्प्लीमेंट किया जाता है उस पर ध्यान देती है। अगर इन केस कोई डिस्प्यूट होता है डिवीजन ऑफ पावर में, हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन बनाने, तो वहाँ पे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट डिसीजन लेती है कि भाई ये सही है या गलत है। यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट जो है के पास पावर होता है कि वो रेज करे, क्या रेज करे, रिसोर्सेस किसके थ्रू, जो भी टैक्सेस लगाए जाते हैं उसके थ्रू, इन ऑर्डर टू कैरी ऑन द गवर्नमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन टू ईच ऑफ देम। इनके पास पावर है, यूनियन के पास, स्टेट गवर्नमेंट जो भी उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई उसके लिए क्या कुछ खर्च लगे उसके लिए वो क्या कर सकते हैं, टैक्स लगा सकते हैं। ये सब है। और कुछ हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड। Constitutional provisions are necessary for the success of federalism, but these are not sufficient. कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन भाई जरूरी है लेकिन फेडरलिज्म के सक्सेस लेकिन सफिशिएंट नहीं है। अगर फेडरलिज्म एक्सपेरिमेंट सक्सीड हुआ इंडिया में, इट इज नॉट मेयरली बिकॉज ऑफ द क्लियरली लेड आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है इसलिए वो सक्सेस नहीं हो रहे हैं। द रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इंडिया कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री, क्योंकि हमारा जो कंट्री का जो नेचर है वही डेमोक्रेटिक है, इसलिए शायद वो इतना सक्सेस हो रहा है। दिस इंश्योर करता है दैट द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, रिस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी एंड डिजायर ऑफ लिविंग टुगेदर बिकम अ शेयर आइडल इन आवर कंट्री। हमारा क्या फेडरलिज्म का स्पिरिट दिखाता है, हमें डाइवर्सिटी के रिलेटेड जो रिस्पेक्ट है वो दिखाता है, हमें एक साथ रहने के जो डिजायरनेस है वो दिखाता है। जैसे लिंग्विस्टिक स्टेट, the creation of linguistics state was first and major टेस्ट होता है फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल। इफ यू टुक पॉलिटिकल मैप आप जब देखोगे बिगेन जो डेमोक्रेसी 1947 and that of 2000, you will surprisingly contest that many old state have vanished and many new state have created। इनकी एरिया बाउंड्रीज ये सब चेंज हो चुके हैं। जस्ट अ सेकेंड, 1947 में बाउंड्रीज ऑफ सेवरल ओल्ड स्टेट वाज चेंज इन एंड क्रिएट नया स्टेट। 1947 में ही बहुत सारे स्टेट की बॉन्डेज को चेंज कर दिया गया। दिस वाज द डन टू एंश्योर दैट पीपल हु स्पोक द सेम लैंग्वेज लिव करेंगे सेम स्टेट में, जो सेम लैंग्वेज बोलते हैं और सेम स्टेट में लिव करेंगे। सम स्टेट वेयर क्रिएटेड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज बट टू रिकॉग्नाइज डिफरेंस बेस्ड ऑन कल्चर, एथनिसिटी एंड जियोग्राफी। कुछ स्टेट को अलग इसलिए किया गया लैंग्वेज के बेस पे ही नहीं, उनके कल्चर अलग थे, उनकी एथनिसिटी अलग थी, उनकी जियोग्राफी अलग थी, इसके बेस पे उनको अलग किया गया। इस स्टेट में कौन से इंक्लूड है, नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड, ये सब अवेलेबल है। When the demand for the formation of a state on the basis of language was raised, some national leaders feared that it would lead to the disintegration of the country। जब ऐसे लैंग्वेज के बेस पे स्टेट्स बन रहे थे तो कुछ लीडर्स को क्या डर लगा, कहीं भाई हमारे कंट्री में भेदभाव ना आ जाए। The central government resisted linguistic state for some time, but the experiment was shown that the formation of linguistic state has actually made the country more united। तो कुछ पॉलिटिक्स या फिर कुछ स्टेट गवर्नमेंट क्या चाहती थी कि भाई रुक जाए, लेकिन जब ऐसा लिंग्विस्टिक स्टेट्स पे बना तो हम और भी ज़्यादा यूनाइटेड अपने आप को फील करने लगे। इट हैज़ ऑल्सो मेड एडमिनिस्ट्रेशन ईजियर। उस स्टेट में एडमिनिस्ट्रेशन मतलब आधिकारिकता करना, अपना रूल करना, किसी भी चीज़ को अप्लाई करवाना और भी ईजी हो गया। लैंग्वेज पॉलिसी, अ सेकेंड टेस्ट फॉर इंडियन फेडरेशन इज लैंग्वेज पॉलिसी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी एक भाषा को नेशनल लैंग्वेज नहीं कहा गया है। हिंदी वॉज द आइडेंटिफाइड एज ऑफिशियल लैंग्वेज, हिंदी को ऑफिशियली आइडेंटिफाइड तो किया गया, बट
हिंदी इज द मदर टंग ऑफ ओनली 40% ऑफ इंडियन। हिंदी कितना 40% ऑफ इंडियन का मदर टंग है। देयरफॉर देयर वेर मेनी सेफगार्ड टू प्रोटेक्ट अदर लैंग्वेज बिसाइड हिंदी ऑल्सो। इसमें 21 अदर लैंग्वेज है, इसे शेड्यूल्ड लैंग्वेज कहा गया कॉन्स्टिट्यूशन से। 21 प्लस एक हिंदी, मतलब टोटल 22 लैंग्वेजेस को हमने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो हमने एक ही लैंग्वेज को नहीं बताया कि भाई यही एक महान लैंग्वेज है। अ कैंडिडेट इन एन एग्जामिनेशन conducted for the central government position may opt to take the examination in any of these language states to have their own official language। अगर कोई कैंडिडेट एग्जाम में बैठता है तो उसकी चॉइस है कि वो इन 21 लैंग्वेज में से कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकता है अपने एग्जाम देने के लिए। मच ऑफ द गवर्नमेंट वर्क टेक प्लेस ऑफिशियल लैंग्वेज कंसर्न स्टेट। Unlike Sri Lanka, the leader of our country adopted various cautious attitude in spreading the use of Hindi. According to the constitution, the use of English for official purpose was to stop 1965. However, many non-Hindi speaking states demand that the use of English continue. 1965 में इंग्लिश का यूज होना बंद हो जाता, लेकिन जो हिंदी नहीं बोल पा रहे थे उन्होंने कहा कि भाई इंग्लिश को कंटिन्यू रखिए, हम इंग्लिश में ही अपना काम शुरू करेंगे। तमिलनाडु में दिस मूवमेंट टूक अ वायलेंट फॉर्म और सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड बाय एग्रीइंग टू कंटिन्यू द यूज ऑफ इंग्लिश along with हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पज। तमिलनाडु में इसके लिए लोगों ने वायलेंट शुरू कर दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट एग्री हो गई, ठीक है भाई हम हिंदी के साथ साथ इंग्लिश पे भी काम शुरू करेंगे, इंग्लिश के साथ भी अपना ऑफिशियल काम कर सकते हैं। मैनी क्रिटिक्स थिंक दैट दिस सॉल्यूशन फेवर्ड द इंग्लिश स्पीकिंग एलाइट। प्रमोशन ऑफ हिंदी continues to be officially policy of government of India. Promotion does not mean that the central government can impose Hindi on state where people speak a different language. और प्रमोशन की मतलब कि हिंदी को ऑफिशियली पॉलिसी में या हर जगह उसको मिला, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सेंट्रल जो गवर्नमेंट है वो हिंदी को इम्पोज कर दे किसी और स्टेट पे। द फ्लेक्सिबिलिटी शोन दैट इंडियन पॉलिटिकल लीडर हेल्प आवर कंट्री अवॉइड द काइंड ऑफ सिचुएशन दैट श्रीलंका फाइंड itself in। Center or state relation। Restructuring the center-state relation is one more way in which federalism has been strengthened। सेंट्रल और स्टेट के बीच में जो रिलेशन बना है वो फेडरलिज्म की वजह से बना है, इसी की यही प्रैक्टिस ने बनाया हुआ है। हाउ द कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट फॉर शेयरिंग पावर वर्क इन रियलिटी डिपेंड करता है लार्ज एक्सटेंट ऑन हाउ रूलिंग पार्टीज और लीडर्स फॉलो करेंगे इस अरेंजमेंट को। फॉर अ लॉन्ग टाइम द सेम पार्टी रूल बोथ सेंटर में और स्टेट में। दिस मीन दैट द स्टेट गवर्नमेंट डिड नॉट एक्सरसाइज देयर राइट ऑटोनोमस फेडरल एज एंड when the ruling party at the state level was different, the party that ruled at the center tried to undermine the power of state. In those days, central would often misuse the constitution to dismiss the state government that were controlled by the rival party. This undermined the spirit of federalism। इसका सिंपल सा मतलब है, पहले ऐसा था कि जैसे सेंटर में और स्टेट पे दोनों एक ही पार्टी है तो क्या इन्फ्लुएंस कर सकती थी, या फिर सेंटर में अलग पार्टी है स्टेट में अलग पार्टी है तो एक दूसरे में राइवलरी होता था। तो ये सब क्या जो फेडरलिज्म का जो स्पिरिट है वो क्या कहते हैं उसमें अड़चने डाल सकता था। ऑल दिस चेंज वॉज सिग्निफिकेंटली आफ्टर 1990 में। ये जो पीरियड था सो डैट की रीजनल पॉलिटिकल पार्टी जो है वो राइज हो रही है स्टेट। दिस वॉज ऑल्सो बिगनिंग, इसको कोalition गवर्नमेंट कहा गया एट द सेंटर। इससे पहले नो सिंगल पार्टी गॉट क्लियर मेजोरिटी इन द लोकसभा। जो मेजर नेशनल पार्टीज थी जो हैड एंटर इनटू अलायंस विथ मेनी पार्टी इंक्लूडिंग सेवरल रीजनल पार्टी टू फॉर्म अ गवर्नमेंट एट द सेंटर। इन्होंने एक नया कल्चर बनाया। क्या नया कल्चर बनाया कि पावर शेयरिंग एंड रिस्पेक्ट ऑफ ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। इसका जो ट्रेंड था वो बढ़ गया। ठीक है, ये क्या ये सपोर्ट करेंगे किसको, मेजर जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट दैट हैड मेड डिफिकल्ट टू सेंटर गवर्नमेंट डिसमिस स्टेट गवर्नमेंट इज एन आर्बिट्री मैनर। जो फेडरल पावर शेयरिंग है ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है आज। क्योंकि इससे पहले एक कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, लेकिन अब कॉन्स्टिट्यूशन में आ चुका है। और डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। वी नोटेड अबव दैट फेडरल गवर्नमेंट हैव अ 2 or more tier ऑफ गवर्नमेंट है। अभी तक क्या है कि हमने 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट की बात की अपनी कंट्री में, लेकिन वास्ट कंट्री में जैसे बात करते हैं इंडिया जो है कैन नॉट रन ओनली थ्रू दिस, इन्हीं 2 गवर्नमेंट्स नहीं बनता है। स्टेट्स इन इंडिया आर लार्ज एज इंडिपेंडेंट कंट्री ऑफ यूरोप। बहुत टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, जैसे उत्तर प्रदेश है जो रसिया से भी बड़ा है, मतलब उसकी पॉपुलेशन। महाराष्ट्र जो है वो जर्मनी से भी ज़्यादा उसकी जो पॉपुलेशन है।
तो इतने सारे इंटरनली वेरी डाइवर्स होने पर जो ये कंट्री में जो पावर शेयरिंग है विद इन द स्टेट, फेडरल पावर शेयरिंग इंडिया नीड एनदर गवर्नमेंट चाहिए थी स्टेट्स के अंदर भी। बिलो डैट स्टेट गवर्नमेंट, ये जो रैशनल फॉर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, इन्होंने रिजल्ट किया थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट, जिसको कहते हैं लोकल गवर्नमेंट, जहाँ पे पंचायत और म्यूनसिपालिटीज आती हैं। व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, और लोकल गवर्नमेंट को दिया गया, इसको कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। ये जो बेसिक आइडिया था इसके पीछे डिसेंट्रलाइजेशन का, वो ये था कि बहुत नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स थे, बहुत सारे इश्यूज थे जो सिर्फ लोकल लेवल पर ही सेटल हो सकते थे। तो ये जो लोग थे इनके पास बेटर नॉलेज था उस प्रॉब्लम को सोल्व करने का, क्योंकि उनकी लोकेलिटीज वही थी। उनके पास बेटर आइडियाज़ होते थे कि कहाँ पे पैसे खर्च करने, उनकी प्रॉब्लम कहाँ पे किस तरीके से मैनेज करेंगे चीज़ों को। तो इसीलिए लोकल लेवल के पास ही पॉसिबल था कि वो डायरेक्टली लोगों के साथ पार्टिसिपेट करें और डिसीजन बनाए। इस चीज़ ने हेल्प किया कि जो डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन है वो अच्छे से हो। लोकल गवर्नमेंट जो है एक बेस्ट वे होता है रियलाइज कराने का कि भाई प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी क्या है, ये जिसको हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं। जो नीड ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। सिंस देन देयर हैव सेवरल अटेम्प्ट हुए डिसेंट्रलाइज करने का पावर का टू द लेवल ऑफ विलेज एंड टाउन। पंचायत जो है, पंचायत इन विलेज में हो या फिर म्यूनसिपैलिटी में हो या फिर अर्बन एरिया में हो, इन्होंने सेटअप किए और स्टेट में, लेकिन इनका जो डायरेक्टली कंट्रोल था वो स्टेट गवर्नमेंट के पास में ही था। इलेक्शन जो है लोकल गवर्नमेंट्स के भी होते हैं, लेकिन रेगुलरली नहीं हेल्ड किया था। लोकल गवर्नमेंट जो है डिड नॉट हैव एनी पावर और रिसोर्स नहीं होता, उनका खुद का कुछ रिसोर्स नहीं होता, इसलिए ये कहा जाता है बहुत ही इफेक्टिव टर्म के लिए डिसेंट्रलाइज होते हैं। जो मेजर स्टेप लिया गया डिसेंट्रलाइजेशन का वो 1992 में लिया गया। जो कॉन्स्टिट्यूशन जब अमेंड हुआ थर्ड टीयर डेमोक्रेसी में, वो उसके बाद पावरफुल और काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हो गया। अब जो कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी हो गया भाई, इनको रेगुलर इनके भी इलेक्शंस होंगे, तो इनके जो लोकल गवर्नमेंट है इनके भी जो है सीट्स रिजर्व होंगे इलेक्टेड बॉडीज़ में, इनके भी एग्जीक्यूटिव हेड होंगे इंस्टीट्यूट के, शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के, या फिर जो भी अलग बैकवर्ड क्लासेस हैं। एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशन रिजर्व होगा किसके लिए, वुमेन्स के लिए। और एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन जिसको कहा गया स्टेट इलेक्शन कमीशन, ये क्रिएट किया गया हर एक स्टेट में, जो कंडक्ट करेगा पंचायत और म्यूनसिपालिटीज़ के इलेक्शंस को। ये जो स्टेट गवर्नमेंट है इनको ज़रूरत थी कि कुछ पावर इनके साथ शेयर करे, जैसे कि रेवेन्यू शेयर करे, किसके साथ, लोकल गवर्नमेंट की बॉडीज़ के साथ। अब नेचर क्या था पावर शेयरिंग का, वो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। रूरल लोकल गवर्नमेंट जो है पॉपुलरली उनको हम पंचायत राज के नाम से जानते हैं। हर विलेज, हर एक ग्रुप और किसी भी कंट्री का किसी भी के पास एक ग्राम पंचायत होता है। ये काउंसिल क्या कंसिस्ट करती है, कुछ मेंबर्स होते हैं, वार्ड मेंबर्स, उनको कहते हैं पंच, और जो प्रेसिडेंट होता है इस पंच का उसको कहते हैं सरपंच। ये डायरेक्टली इलेक्ट कर किए जाते हैं वहाँ के लोगों के थ्रू, ठीक है। और ये जो डिसीजन मेकिंग होता है वो किसके लिए होता है, विलेज के लिए होता है। तो जो पंचायत का वर्क है, जो इनका जो भी ग्राम सभा में जो भी सुपरविजन होता है वो पंचायत के काम में आता है। ये जितने भी वोटर्स होते हैं विलेज के, वो भी इसके मेंबर होते हैं। इट हैज़ टू मीट एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस इन अ ईयर अप्रूव एनुअल बजट के लिए ग्राम पंचायत में रिव्यू करेंगे, परफॉर्मेंस करेंगे, ग्राम पंचायत कैसे काम कर रही है। जो लोकल गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर होता है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जाता है, ये जो कुछ ग्राम पंचायत है जो कुछ ग्रुप के साथ ही फॉर्म हुए, जिनको कहते हैं पंचायत समिति या फिर ब्लॉक या फिर मंडल कहा जाता है। ये जो मेंबर हैं बॉडी के, ये इसको कौन इलेक्ट करता है, ये पंचायत के मेंबर ही उस एरिया के इलेक्ट कर रहे होते हैं। अब जितने भी पंचायत हैं समिति से या फिर मंडल से, इनके सारे जिले कॉन्स्टिट्यूट करके एक जिला बनते हैं जिसको कहते हैं परिषद। और मोस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ द जिला परिषद आर इलेक्टेड होते हैं। मेंबर ऑफ जो लोकसभा या फिर एमएलए कहा जाता है, अब वो उस जिले के होते हैं। सम अदर ऑफिशियल्स या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल या बॉडीज पे होते हैं, वो भी इसके मेंबर्स होते हैं। जिला परिषद जो का चेयरपर्सन है, किसका, पॉलिटिकल हेड ऑफ जिला परिषद, ठीक है। सिमिलरली जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज होती है वो एग्जिट करती है फॉर अर्बन एरियाज एज वेल। म्यूनसिपालिटी जो है सेटअप होते हैं कहाँ पे, टाउन्स में, बिग सिटीज़ में, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। बोथ म्यूनसिपल पार्टीज एंड कॉर्पोरेशन ये कंट्रोल बाई क्यों करता है, इनको कंट्रोल इलेक्टेड बॉडी जो लोगों ने चुने होते हैं। म्यूनसिपल चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द म्यूनसिपलिटी इन अ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन सच एज एन ऑफिसर, इसको क्या कहते हैं, मेयर कहते हैं।
ठीक है। This new system of local government is the largest experiment in a democracy conducted anywhere in the world. There are new 36 lakh elected representatives in the panchayat municipalities all over the world. This number is bigger than the population of any other country in the world. Constitutional status for local government help करता है इसकी डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री और भी ज़्यादा गहराई करना है डेमोक्रेसी को. इट हैज़ ऑल्सो इंक्रीड वुमेन रिप्रेजेंटेशन के अंदर और ज़्यादा होना चाहिए. एट सेम टाइम पे बहुत सारी डिफ़िकल्टीज भी आती है जब इलेक्शन होता है रेगुलरली ग्राम सभा में या फिर हेल्थ में, तो कभी कभी प्रॉब्लम ये आती है कि हम कंटिन्यूसली इलेक्शन नहीं रख सकते. मोस्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट हैव नॉट ट्रांसफर सिग्निफिकेंट पावर टू द लोकल. बहुत सारे स्टेट हैं जो पावर होनी चाहिए लोकल गवर्नमेंट के पास वो ट्रांसफ़र नहीं करती. नॉर हैव दे गिवन एडिक्वेट रिसोर्स भी नहीं देती. वी आर द स्टिल अ लॉन्ग वे फॉर रियलाइजिंग आइडियल सेल्फ गवर्नमेंट. ठीक है, तो इतना ही था चैप्टर 2 में. आई थिंक अब हमें यहीं पे स्टॉप करना चाहिए. थैंक यू.